नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो आने वाला पेपर 1 का एग्जाम है, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए, चाहे कांस्टेबल का ही एग्जाम क्यों ना हो, आप तैयारी कर रहे हैं, एचएस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, हाउ मच ग्रांट हैज बीन सैंक्शनड फॉर हिमाचल प्रदेश इन द 15th फाइनेंस कमीशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो बोलते हैं कि ये जो 15th नंबर का 15वें नंबर का फाइनेंस कमीशन था, इसके लिए हिमाचल प्रदेश को कितनी ग्रांट जो था वो दी गई थी 2023-24 में। तो जो 15वें नंबर का फाइनेंस कमीशन था, इसके तहत जो है वो 2023-24 के लिए जो हिमाचल प्रदेश को ग्रांट दी गई थी, अनुदान जो हिमाचल को दिया गया था, वो 332 करोड़ जो था वो दिया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है और जिनका पेपर 1 है उस क्वेश्चन को बिल्कुल सीरियसली लें। अब बोलते हैं यहाँ पर कि जो इम्प्लीमेंटेशन हुई 15th फाइनेंस कमीशन की बात 2020-21 में, तो उसके बाद ग्रांट दी जाने लगी। तो हिमाचल प्रदेश को इस 15th फाइनेंस कमीशन के तहत जो है वो 2023-24 के लिए 332 करोड़ रुपया जो है दिया गया। इस 332 करोड़ रुपए में से जो है वो 52.59 करोड़ रुपया जो है वो इशू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। तो ये ध्यान रखना है कि कितना जो है वो ग्रांट इशू हुई हिमाचल को, कितनी पंचायती राज को हुई। अब हम फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो फाइनेंस कमीशन चलाया गया है वो 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन चलाया गया है। 16वें नंबर का फाइनेंस कमीशन है अभी, और 16th नंबर के फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है? वो अरविंद पनघड़िया इसके चेयरमैन जो है वो है। अब फाइनेंस कमीशन की जब भी बात होती है तो पॉलिटी में क्वेश्चन बनता है कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 280 है। 280 नंबर आर्टिकल जो है वो इससे रिलेटेड है। अब हम 15वें फाइनेंस कमीशन की भी यहाँ पर बात कर रहे थे, इस 15th फाइनेंस कमीशन की भी बात कर रहे थे। तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की बात की जाए तो 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था एनके सिंह। एनके सिंह ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार मैच करने के लिए फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आ जाते हैं। तो 15th और 16th आपने ध्यान रखना है। और साथ में ध्यान रखना है कि हिमाचल को जो ग्रांट दी गई वो कितनी दी गई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो मैंने बताया वो भी ध्यान रखना है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ फॉरेनर्स विजिटेड द हिमाचल प्रदेश टिल दिसंबर 2023। तो बोलते हैं कि दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश में कुल कितने विदेशियों के द्वारा जो है वो यहाँ का दौरा किया गया। अगर हम टूरिस्ट की बात कर रहे हैं तो ये फॉरेन से आए हुए टूरिस्ट की बात की जा रही है। और ये क्वेश्चन देखो, जब पहले पेपर 1 करवाए गए थे पिछले साल और उससे पिछले साल, तो ये हर बार क्वेश्चन पूछते थे एग्जाम में, एक एग्जाम छोड़कर क्वेश्चन आ ही जाता था फॉरेनर्स या फिर टूरिस्ट के बारे में। ये एनटी में भी पूछा गया था, ये फिर पेपर 1 में पूछे गए बाद में चलकर क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ फॉरेन से जो टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2023 तक आए थे वो 0.63 लाख जो था वो आए थे। ये दिसंबर 2023 तक का हमारे पास डाटा है। अब टूरिस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं डोमेस्टिक टूरिस्ट जिनको आप इंडियन टूरिस्ट जो है वो बोल देंगे, एक होते हैं फॉरेन से जो आते हैं उनका एक डाटा हो गया। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर कि दिसंबर 2023 तक जो है वो टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश में आए, वो अगर हम डोमेस्टिक यानी कि इंडियन टूरिस्ट की बात करते हैं तो वो 159.42 लाख जो है वो यहाँ पर आए। इतने टूरिस्ट यहाँ पर आए। और फॉरेनर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 0.63 लाख जो था वो आए। टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट की अगर हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कितने आए इन दोनों को मिलाकर, तो 160.05 लाख जो था वो टूरिस्ट यहाँ पर जो है वो आए। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर वही बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। 150.05 लाख टूरिस्ट यहाँ पर आए दिसंबर 2023 तक, जिसमें से जो डोमेस्टिक यानी कि इंडियन टूरिस्ट थे वो 159.42 लाख थे और 0.63 लाख फॉरेन टूरिस्ट जो था वो कैसे थे, जो फॉरेन से जो था वो इंडिया घूमने के लिए आए थे। तो ये टूरिस्ट का डाटा आपने 2023 तक, दिसंबर 2023 तक ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो था वो आए थे। अगर हम बात करते हैं कि जो 2023 का साल था उसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले, तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हमें देखने को मिले डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट देखने को मिले और सबसे कम टूरिस्ट हमें हमीरपुर में देखने को जो था वो मिले। हमीरपुर में जो है सबसे कम टूरिस्ट जो था वो आए। अगर हम बात करते हैं कि फॉरेन टूरिस्ट सबसे कम कहाँ पर आए, तो फॉरेन टूरिस्ट सबसे कम जो था वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आए। बिलासपुर में सिर्फ और सिर्फ जो था वो 5 ही फॉरेन टूरिस्ट जो था वो आए थे दिसंबर 2023 तक। और अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट जो था वो कहाँ पर आए, तो सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट हमें देखने को मिले शिमला डिस्ट्रिक्ट में। शिमला डिस्ट्रिक्ट में लगभग 20,000, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20,889 इतने टूरिस्ट जो था वो शिमला में जो था वो आए। और सबसे कम तो बिलासपुर में आए, सिर्फ 5 ही फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आए थे। अगर हम इंडियन टूरिस्ट की बात करते हैं तो इंडियन टूरिस्ट जो सबसे ज़्यादा आए थे वो सबसे ज़्यादा कुल्लू में आए थे, लगभग 27 लाख के करीब जो था वो वहाँ पर
इंडियन टूरिस्ट जो था वो आए थे। और सबसे कम कहाँ पर आए थे, तो सबसे कम पूरे हिमाचल में जो है हमें इंडियन टूरिस्ट जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले। लगभग यहाँ पर 4,73,000 के करीब जो है वो हमें टूरिस्ट देखने को मिलते हैं इंडियन। तो पता चला ना, मैंने एक टोटल डाटा बताया आपको कि इंडियन और फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा कुल्लू में आए, सबसे कम हमीरपुर में आए। फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जो था वो शिमला में आए, सबसे कम जो था वो बिलासपुर में आए। इंडियन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा कुल्लू में आए और इंडियन टूरिस्ट सबसे कम जो था वो हमीरपुर में आए। कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से बोलते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। अब देखो स्टेटमेंट्स दो हमारे पास दी गई हैं। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रूरल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 89.97%। तो बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो ग्रामीण आबादी है उसमें 89.97 लाख जो है 89.97% जो है वो है हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण आबादी। और दूसरी में बोलते हैं कि चंबा डिस्ट्रिक्ट एज हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस की चंबा की हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन जो है वो आती है। हम बात करते हैं अगर 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के ऊपर एक अलग से टेस्ट सीरीज भी हमने कल ही पब्लिश की है अपने टेस्ट सीरीज ग्रुप पर। अगर आपने ज्वाइन किया है टेस्ट सीरीज ग्रुप तो उस टेस्ट सीरीज को ज़रूर देखना। उसमें जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस 2011 की जनगणना से रिलेटेड कवर हुए हैं। लगभग सारी ही जनगणना कवर हो गई है। ये क्वेश्चन वहाँ पर कवर नहीं हुआ है क्योंकि हम क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करते। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन की हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में जो 2011 की जनगणना के अनुसार रूरल पॉपुलेशन आती है वो आती है 89.97%। ये नोट करना जिन्होंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की हुई है, नहीं भी की है तब भी नोट करना क्योंकि क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। और अर्बन पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो अर्बन पॉपुलेशन तो हमने पढ़ी है कि वो जो है वो कितनी आती है, वो 10.03% जो है वो आती है। ये आता है हमारा रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का डाटा। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोलते हैं कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन आती है। देखो चंबा में हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन नहीं आती। तो कहाँ पर सबसे हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन आती है? हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला ऐसा है जहाँ पर जो है वो हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन आती है। 100% यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो रूरल ही है। यहाँ पर बिल्कुल भी अर्बन पॉपुलेशन नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि किन्नौर और लाहौल स्पीति के बाद ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है, तो किन्नौर और लाहौल स्पीति के बाद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ की 94.29% पॉपुलेशन जो है वो रूरल है, ग्रामीण है। तो कांगड़ा जो है वो लाहौल स्पीति और किन्नौर के बाद है। और चंबा की यहाँ पर बात हो रही थी तो चंबा तो 93.42% यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो रूरल है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट ओनली वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट दूसरी तो गलत है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो बोलते हैं कौन सी कथन सही नहीं है। बोलते हैं अमृता शेरगिल बॉर्न एट रावलपिंडी विलेज नाउ इन पाकिस्तान। बोलते हैं कि अमृता शेरगिल का जन्म रावलपिंडी विलेज में हुआ था जो कि अब पाकिस्तान में आता है। अमृता शेरगिल 1913 में पैदा हुई थी। ब्लैक न्यूड इज वन ऑफ द मेन वर्क ऑफ अमृता शेरगिल की ब्लैक न्यूड अमृता शेरगिल का एक प्रमुख कार्य है। अमृता शेरगिल स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन समर हिल शिमला की अमृता शेरगिल के द्वारा अपना लगभग बहुत सारा समय जो था वो शिमला में बिताया गया था। हम बात करते हैं अमृता शेरगिल के बारे में तो शिमला के जीसस और मैरी स्कूल से ये पढ़ी थी। अपने पेरेंट्स के साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने स्पेंड किया था समर हिल शिमला में। ये स्टेटमेंट सही है। ब्लैक न्यूड इनका एक मेन वर्क है, पेंटर हुआ करती थी, बिल्कुल सही बात है ये भी। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हुआ था। ये डाटा टिपिकल है थोड़ा सा कि कौन सा पेंटर भी अब कौन से ईयर में पैदा हुआ याद रखना मुश्किल, परंतु पूछ लेता है कमीशन कई बार, तो रैंडम क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बात है कि 1913 में ही ये पैदा हुई थी। अब इनका जन्म रावलपिंडी विलेज में नहीं हुआ था। ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो नॉन करेक्ट नॉट करेक्ट पूछा गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब ये करेक्ट नहीं है तो हम करेक्ट स्टेटमेंट्स देखते हैं कि कैसे ये करेक्ट होगा। अमृता शेरगिल के बारे में देखिए, इनका जन्म 1913 में जनवरी महीने में जो था वो हुआ था। और अगर हम बात करते हैं हुआ कहाँ पर था तो बुदापेस्ट हंगरी की कैपिटल है जहाँ पर इनका जन्म जो था वो हुआ था। ये शिमला के जीसस और मैरी कॉन्वेंट स्कूल से जो था वो पढ़ी थी। इनके जो फेमस वर्क आते हैं उसमें जो है वो सिटिंग न्यूड, ब्लैक न्यूड, टॉर्सो, एल्फर्ड कोर्ट, जुदिस, ये सारे आते हैं 1931 के। 1932 में इनके द्वारा यंग गर्ल, सेल्फ पोर्ट्रेट, नॉट्रे डैम ये काम की गई। 1935 में मदर इंडिया, मैन इन वाइट, ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, मैन, हिल वुमेन। और उसके बाद 1937 में वुमेन ऑन बीच, फ्रूट वेंडर, गर्ल विद पिक्चर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गर्ल विद पिक्चर पूछा जाता है। ब्राइड्स टॉयलेट भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ब्रह्मचारी ये भी इनका एक कार्य है। साइस्ता ये भी एग्जाम में पूछा गया है। एलिफेंट्स बाथिंग इन अ ग्रीन पूल, रेड ब्रिक हाउस, विलेज ग्रुप, रेड क्ले एलिफेंट,
और हिल सेंस भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। और 1939 में मदर एंड चाइल्ड स्केच था इनका एक, और बोलते हैं एक कैमल करके है। तो इस तरह से ये इनके मुख्य कार्य जो हैं वो रहे। इन मुख्य कार्यों को एक बार पढ़ लीजिए, पेपर में आएगा तो ऑलरेडी अगर आपने पढ़ा हो तो ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, इसको रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है। एक दो बार पढ़ा हो तो एकदम से पेपर में जो है माइंड में ये क्लैश कर जाता है और क्वेश्चन ठीक हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, हाई कोर्ट के लिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम के लिए, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप अपनी स्टडी को अच्छी शेप देने के लिए हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको इन सभी एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। डिटेल में आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का टाइम मिल जाएगा यहाँ से, और अपनी कमियों को एनालाइज करने का और आगे बढ़ने का टाइम यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपनी कमियों के ऊपर काम करना और खुद को इम्प्रूव करना, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्लॉट 1 में एक्सटेंडेड ऑफर चला हुआ है अभी तक, आप वहां से अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एट विच प्लेस इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर सती मॉन्यूमेंट्स ऑफ कुल्लू राजास। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कुल्लू राजाओं के सती स्मारक किस स्थान पर है। तो बोलते हैं कि कुल्लू जिले में कुल्लू राजाओं के जो सती स्मारक हैं वो नगर में स्थित हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नगर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। कुल्लू की ये कैपिटल भी जो है वो रह चुका है। कुल्लू की राजधानी हुआ करता था नगर। कुल्लू के राजा हुआ करते थे जिनका नाम विशुद्धपाल था। विशुद्धपाल के द्वारा कुल्लू की राजधानी जो था वो जगतसुख से ट्रांसफर की गई थी और नगर में जो था वो स्थापित की गई थी। अदरवाइज जब कुल्लू की स्थापना विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी तो कुल्लू की पहली राजधानी जो था वो जगतसुख को बनाया गया था। जगतसुख को नास्त भी बोलते थे, उसको बनाया गया था। फिर बाद में चलकर ये नगर बनी, उसके बाद भी कैपिटल शिफ्ट होती रही। नगर की ही बात की जा रही है तो यहाँ पर माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आता है। वो मंदिर जो है वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। गिरिराज पत्रिका के एक एडिशन में हमने पढ़ा था कि बिलासपुर की रानी हुआ करती थी, उसकी एक बहन होती थी और कुल्लू से ही वो संबंध रखती थी बेसिकली। तो उसने कुल्लू में यहाँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के सामने आकर अपनी जान दी थी और बिलासपुर को ये शाप भी दिया था कि बिलासपुर पानी में डूब जाएगा, और बाद में चलकर डूबा भी था। और साथ में ही हम नगर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है वो एक आर्ट गैलरी भी है जिसको रोरिक आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। निकोलस रोरिक एक रशियन पेंटर थे जिनके नाम पर यहाँ पर आर्ट गैलरी बनी हुई है। बेसिकली उनका जो निवास स्थान है उसको आर्ट गैलरी में कन्वर्ट किया गया है। तो ये रोरिक आर्ट गैलरी भी जो है वो कुल्लू में स्थित है, कुल्लू के नगर में स्थित है एग्जैक्टली। और इतना सब यहाँ से हमने जान लिया वो काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर विच वॉज द लास्ट ऑफ द कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट टू लूज इंडिपेंडेंस टू सिक्स। तो बोलते हैं सिखों से आज़ादी खोने वाला राज्यों में जो है वो कांगड़ा समूह में से जो है वो सबसे अंतिम कौन सा था। तो इनमें से अगर हम बात करें कि सिखों से जिसने इंडिपेंडेंस खो दी थी अपनी, उनमें से सबसे लास्ट में जो आता है वो कुल्लू आता है। कुल्लू भी कभी कांगड़ा का ही पार्ट हुआ करता था। फर्स्ट सिख वॉर जब हुआ था, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जब 1946 में हुआ था, तो उस टाइम जो है वो कुल्लू रियासत जो था वो अंग्रेज़ों के अधीन जो था वो आ गई थी। मतलब उसके बाद जो था वो कुल्लू रियासत अंग्रेज़ों के अधीन जो था वो आ गई थी। उसके बाद कुल्लू अंग्रेज़ों के अधीन आता है और लाहौल स्पीति जो है वो 9 मार्च 1846 को जो है वो कुल्लू के साथ जो है वो मिला दिया जाता है। साथ में ही कुल्लू को जो है वो 1846 में कांगड़ा का एक उपमंडल भी जो था वो बना दिया गया था। और कुल्लू उपमंडल का उस टाइम पहला जो सहायक असिस्टेंट बना था, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर सहायक आयुक्त आप कह लीजिए, वो कैप्टन हे जो था वो बने थे। और 1963 में जो था वो कांगड़ा से अलग कुल्लू होता है और पंजाब का एक जिला जो है वो बनता है। ये पंजाब का एक जिला उस टाइम बना था और बाद में चलकर 1966 को जब पुनर्गठन फिर से होता है तो हिमाचल प्रदेश में इसको विलय कर दिया गया था, तब ये हिमाचल में आकर मिलता है। अब देखो यहाँ पर जो है वो कुटलैहर भी दिया गया है। कुटलैहर भी कांगड़ा का ही एक भाग होता था। अभी तो ये ऊना जिले का हिस्सा है, परंतु कांगड़ा से टूटकर जो था एक रियासत बनी थी ये, और कांगड़ा की रियासतों में ये सबसे छोटी रियासत जो था वो हुआ करती थी। इसकी स्थापना जो था वो जसपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। तो ये कुटलैहर के बारे में पता चल गया। गुलेर की अगर हम बात करते हैं तो गुलेर भी जो है वो कांगड़ा से ही बना था। वो आपको पता ही होगा गुलेर की कहानी क्या है कि कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, वो शिकार खेलने के लिए गए हुए थे और एक कुएं में जाकर गिर जाते हैं। काफ़ी टाइम तक उनको ढूंढा जाता है परंतु वो कुएं में रहते हैं और उनको कोई ढूंढ नहीं पाता। परंतु
फिर जब उनको ढूंढ नहीं कोई पाता तो चिंता ये हो जाती है कि अब राजा किसको बनाया जाए, तो उनके भाई को जो है वो राजा बना दिया जाता है, उनको मरा हुआ जो है वो घोषित कर दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद एक व्यापारी था, वो व्यापारी पानी पीने आया, कुएं के पास देखा तो राजा नीचे गिरा हुआ था। राजा को बाहर निकाला और उसने सारी कहानी राजा ने बताई। जब राजा अपनी रियासत गया तो उसने देखा कि यार उसके भाई को जो है वो राजा बना दिया गया है, तो उसने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया और अपनी एक अलग से रियासत बना ली। उसको उसने गुलेर नाम जो था वो दिया था। तो इस तरह से गुलेर रियासत की स्थापना होती है। और गुलेर रियासत की स्थापना की किसके द्वारा गई थी, ये भी तो पता होना चाहिए कि गुलेर की स्थापना की किसके द्वारा गई थी। तो इस रियासत की स्थापना राजा हरिचंद के द्वारा की गई थी और 1405 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हरिपुर में जो था वो इसकी राजधानी जो था वो हुआ करती थी। अगला है दत्तारपुर। दत्तारपुर की अगर हम बात करते हैं तो दत्तारपुर भी जो है वो एक रियासत है जिसकी स्थापना राजा दत्तार चंद के द्वारा जो है वो की गई है। दत्तारपुर जो है वो सिब्बा एक रियासत होती थी, उसकी शाखा होती थी और दत्तारचंद ने इसकी स्थापना 1550 ईस्वी में जो था वो की थी। तो ये सब है सारा का सारा इतिहास। यहाँ से कुल्लू वाला क्वेश्चन क्लियर कर लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द राजा ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट व्हेन द पझौता एगिटेशन टुक प्लेस अराउंड 1942। तो बोलते हैं कि 1942 के आसपास जब पझौता आंदोलन हुआ था तो बोलते हैं कि सिरमौर रियासत के राजा कौन थे। तो उस टाइम सिरमौर के जो राजा हुआ करते थे वो कौन होते थे? उस टाइम सिरमौर के राजा राजेंद्र प्रकाश जो था वो हुआ करते थे। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए राजा राजेंद्र प्रकाश जो है वो हो जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ से सिरमौर रियासत के बारे में थोड़ा सा। ये जो राजा राजेंद्र प्रकाश हुआ करते थे ये सिरमौर के अंतिम शासक थे और 1942 में इनके कार्यकाल के दौरान ही ये पझौता आंदोलन जो है वो होता है। और पझौता आंदोलन में किसान सभा का गठन भी जो था वो किया गया था। इसके जो सभापति बनाए गए थे वो लक्ष्मी सिंह बनाए गए थे। इसके जो सचिव बनाए गए थे वो वैद्य सूरत सिंह को जो था वो बनाया गया था। 15 अप्रैल 1948 को बिना किसी छेड़छाड़ के जो था वो सिरमौर रियासत को जो था वो हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। ये जो पझौता आंदोलन हुआ था ये बेसिकली हुआ क्यों था? तो पझौता आंदोलन के पीछे की कहानी इस तरह से है कि पझौता जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का क्षेत्र है और यहाँ के किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था। तो लोगों ने जो है वो 1942 में डिसाइड किया, एक जगह इकट्ठे हुए और वहाँ से जो है वो उन्होंने जो है वो डिसाइड किया कि हम जो है वो आंदोलन करेंगे। फिर ये आंदोलन जो है वो जाकर होता है। इसमें फिर किसान सभा का गठन भी होता है और फिर उसके जो सचिव बनाए जाते हैं वो मैंने आपको बताया कि किसान सभा का सचिव जो था वो वैद्य सूरत सिंह को बनाया गया था। इसमें एक चीज़ की जाती है जिसको लोटे लून बोलते हैं। लोटे लून करके मैं समझाता हूँ आपको क्या है। लोटे लून का मतलब ये हुआ कि एक लोटा इनके गड़बी ली, उसके अंदर नमक डाला और सभी को चखाया, वो थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट करा दिया, सबके जीभ के साथ उसको लगा दिया कि नमक हरामी नहीं करेगा कोई यहाँ से। उनको सहयोग करने के लिए एक तरह से शपथ दिलवाई गई। तो इस तरह से जो था वो किया गया और बहुत सारे आंदोलनों में ऐसी चीज़ें की जाती थी ताकि कोई नमक हरामी बीच से जाकर ना कर दे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज सेटअप। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो एकेडमी है आर्ट कल्चर और लैंग्वेज की, इसको कब स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना जो था वो हिमाचल प्रदेश एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की 1968 में की गई थी। 1968 में इसकी स्थापना की जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी स्थापना कब की गई थी, उनके बारे में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर बन ही जाता है एग्जाम में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि 1968 के बाद 1969 आया, तो 1969 में जो था वो क्या किया गया था? 1969 में जो था वो एचपी बोस की स्थापना की गई थी और उस टाइम 1969 में एचपी बोस की स्थापना जो था वो शिमला में की गई थी। फिर बाद में चलकर ये धर्मशाला को स्थानांतरित किया गया 1983 में। अभी ये धर्मशाला में ही जो है वो स्थित है। 1971 में हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा मिल जाता है। 1971 में ही हिमाचल प्रदेश को अपना पब्लिक सर्विस कमीशन मिल जाता है। 1971 में ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हिमाचल को मिल जाता है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वो कमीशन है जो आपके पेपर कंडक्ट करवा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वो है जो आजकल स्ट्राइक कर रहा है। 1972 में जो है वो शिमला एग्रीमेंट जो है वो एक होता है। ये शिमला एग्रीमेंट जो है वो शिमला में होता है, परंतु होता है ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में और प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उस टाइम, जुल्फिकार अली भुट्टो जिनका नाम था। ये शिमला के बार्न्स कोर्ट बिल्डिंग में जो था वो हुआ था। 1974 में जो था वो हिप्पा की स्थापना की गई, हिमाचल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर अभी रखा भी गया है। 1974 में ही एचआरटीसी की स्थापना भी की गई थी और 1974 में ही हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना भी की गई थी।
तो ये सारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट, इतने ही याद रहेंगे एक बारी में। यहाँ पर 1968 कर लो, पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, वहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा सब। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा ऑफ सुकेत कंस्ट्रक्टेड अ माहूनाग टेम्पल इन बखारी विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि सुकेत के किस राजा ने हिमाचल प्रदेश के बखारी गाँव में जो है वो माहूनाग जी का मंदिर जो था वो बनाया था। अगर हम बात करते हैं कि कौन से वो राजा थे सुकेत रियासत के, सुकेत जो है सुकेत की शाखा है मंडी, एक सुकेत की शाखा है मंडी, एक और सुकेत के राजा हुआ करते थे श्याम सेन, जिनका नाम हुआ करता था। श्याम सेन के द्वारा जो था वो एक मंदिर बनवाया गया था, और ये मंदिर जो था वो श्याम सेन के द्वारा जो था वो बखारी गांव में बनाया गया था, माहूनाग जी का मंदिर। सुकेत रियासत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सुकेत रियासत की जो स्थापना की गई थी वो वीर सेन के द्वारा की गई थी। 765 ईस्वी में जो था उसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना वीर सेन जी के द्वारा की गई। वीर सेन के बाद जो था वो इसके अलग अलग राजा भी रहे, परंतु एक श्याम सेन भी राजा हुए। श्याम सेन जो था वो औरंगजेब के द्वारा दिल्ली भी बुलवाया गया था। औरंगजेब के द्वारा दिल्ली इसलिए बुलवाया गया था क्योंकि इनकी शिकायत की गई थी नूरपुर के राजा जगत सिंह के द्वारा उस टाइम। 1620 में ये राजा बने थे सुकेत के, 1620 के आसपास, और इनके द्वारा माहूनाग का एक मंदिर बनवाया गया था। माहूनाग के मंदिर बनवाने के पीछे की बात इस तरह से है कि जब औरंगजेब ने इनको दिल्ली बुलाया था तो दिल्ली में उनको कैद कर लिया गया था। अब इनको कैद कर लिया गया था तो माहूनाग जी से इन्होंने अपनी मुक्ति की प्रार्थना की थी, और बाद में चलकर जगत सिंह ही जो है वो विद्रोह करता है और श्याम सिंह को आज़ादी मिल जाती है। श्याम सेन के बाद अलग अलग राजा हुए, वैसे ही हमें देखने को मिलता है एक गरुड़ सेन राजा हुए जिनके द्वारा बनेड़ की स्थापना की गई थी। बनेड़ क्या है? बनेड़ जो प्रेजेंट टाइम में सुंदरनगर आप देखते हैं ना, सुंदरनगर को जो है वो बनेड़ जो था वो पहले बोला जाता था। सुंदरनगर का प्राचीन नाम बनेड़ हुआ करता था, और बनेड़ की स्थापना या फिर सुंदरनगर की स्थापना जो था वो किसने की थी? गरुड़ सेन के द्वारा जो था वो की गई थी। बाद में चलकर राजा आए विक्रम सेन के द्वारा सुंदरनगर को या फिर बनेड़ को अपनी राजधानी भी जो था वो बना लिया गया था। तो इतना सब यहाँ से ध्यान रखना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बोलते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, फिर आप देखना कि कौन सी करेक्ट है, आप सोच लेना आंसर। बोलते हैं मिंजर फेयर ऑफ चंबा इज सेलिब्रेटेड इन श्रावण मंथ, की चंबा का मिंजर मेला श्रावण महीने में मनाया जाता है। दूसरे में बोलते हैं किन्नौरी जनग्राम मिक्सचर इज अ डायलेक्ट यूज्ड इन रक्षम एंड चितकुल विलेज ऑफ सांगला तहसील की। किन्नौरी जो जनग्राम है वो मिश्रण है सांगला तहसील के रक्षम और चितकुल गांव में इस्तेमाल किए जाने वाले डायलेक्ट यानी कि बोली का। आगे बोलते हैं राजा सूरज प्रकाश ऑफ सिरमौर इन्वाइटेड अमर सिंह थापा फॉर हेल्प्ड अगेंस्ट हिज ब्रदर रतन सिंह, की राजा सूरज प्रकाश के द्वारा जो सिरमौर के राजा हुए थे उन्होंने अमर सिंह थापा को इनवाइट किया था कि तुम आओ और उनकी सहायता करो उनके भाई जिसने विद्रोह किया था जिसका नाम रतन सिंह था। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सोच लिया होगा आपने आंसर कौन सी है, कितनी स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है। मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी करेक्ट है। मिंजर मेला जो है वो चंबा का मेला है और ये श्रावण महीने में ही बनाया जाता है। सेकंड संडे ऑफ श्रावण मंथ को ये स्टार्ट हो जाता है, इनके सेकंड संडे जो होता है श्रावण महीने का उसको ये स्टार्ट होता है, थर्ड संडे तक ये चलता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। आगे बोलते हैं किन्नौरी जो जनग्राम है ये मिक्सचर है जो डायलेक्ट रक्षम और चितकुल विलेज में बोली जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी किन्नौरी जनग्राम मिक्सचर है डायलेक्ट का जो रक्षम और चितकुल विलेज में बोली जाती है सांगला तहसील किन्नौर में। ये सही बात है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि राजा सूरज प्रकाश ऑफ सिरमौर इन्वाइटेड अमर सिंह थापा को उसने इनवाइट किया कि आओ और उसके भाई रतन सिंह के खिलाफ उसकी हेल्प करो आकर। तो देखो इनवाइट किया गया था परंतु सूरज प्रकाश के द्वारा नहीं किया गया था। किसके द्वारा किया गया था वो हम जानेंगे। ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पर ओनली 1 and 2 ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो सिरमौर के राजा करम प्रकाश हुआ करते थे। करम प्रकाश ने जो था वो मैंने बताया है आपको कि इनके द्वारा जो है वो गोरखाओं को इनवाइट किया गया था, तुम आओ और उनके भाई के खिलाफ इनकी आकर यहाँ पर हेल्प करो। गोरखा आए और 1809 में सिरमौर रियासत को अपने अधीन ही उन्होंने कर लिया था। तो करम प्रकाश राजा थे और सिरमौर रियासत कब गोरखाओं के अधीन आई? 1809 में ये रियासत जो था वो गोरखाओं के अधीन जो था वो आ गई थी। और फिर जो गोरखाओं के एक लीडर होते थे रणजौर सिंह जिनका नाम था, उनके द्वारा यहाँ पर जातक किले का निर्माण भी जो है वो करवाया जाता है। तो जातक किले का निर्माण भी करवाया गया था। जब जातक किले का निर्माण करवाया गया तो करम प्रकाश को जाना पड़ा। करम प्रकाश के द्वारा जो शरण ली गई वो अम्बाला में जाकर ली गई। अम्बाला के भूरिया में जाकर इन्होंने शरण ली थी और वहीं पर इनका देहांत भी हो गया था। तो ठीक इस तरह से आपने ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ध्यान रखनी है। कौन सी स्टेटमेंट किस तरह से सही है किस तरह से गलत है वो आपको पता होना चाहिए। अब तो हम पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पर रेगुलरली प्रोवाइड करवा रहे हैं।
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश फार्मिंग इज डन विद सिंगल बुल। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस गांव में एक बैल से जो है वो खेती की जाती है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था और इस पार्ट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड भी करवा दी गई है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।